नमस्कार, ताज हुक की स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मालेगांव ब्लास्ट का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। इस केस के गवाह ने दरअसल सनसनीखेज खुलासा किया है कि महाराष्ट्र एटीएस ने उस पर दबाव डालकर योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 नेताओं के नाम लेने को कहा था। यहाँ आपको याद होगा, इस मामले को लेकर बीजेपी काफी हमलावर रही है कांग्रेस पार्टी पर और पहले भी ये आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस द्वारा हिंदुओं को बदनाम करने के लिए सैफरन टेरर यानी भगवा आतंक की झूठी कहानी बनाई गई। अब एक बार फिर से मालेगांव ब्लास्ट के सुर्खियों में आने से सियासी उबाल आना लाजमी भी है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसे चुनावों के साथ जोड़कर देख रहे हैं और इसे चुनावी बयान बताकर सिरे से खारिज कर रहे हैं। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में सवाल यही कि साजिश की गवाही सच या फिर सियासी। वोट से पहले ये चुनावी खेल है जैसा कि ऑपोजिशन आरोप लगा रही है क्या? भगवा बहाना कांग्रेस पर निशाना, ये वो सवाल जो हम पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, तानिश कुरैशी एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, क्योंकि उनके एमएलए द्वारा इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए हैं एआईएमआईएम के एमएलए द्वारा। कमलेश राय शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ और प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन क्योंकि इसकी टाइमिंग को लेकर एआईएमआईएम के एमएलए द्वारा सवाल उठाए गए हैं, हमने उनसे थोड़ी देर पहले बात की है। उन्होंने क्या कहा? मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल क्या आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, पहले आप वो सुनिए। मुफ्ती इस्माइल जी, मेरा पहला सवाल, आप लगातार गवाह के मुकरने को टाइमिंग के साथ जोड़कर देख रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, बात यह है कि कोई भी काम होता है तो जमाने और मकान पर ही होता है। टाइम के साथ जोड़कर तो देखेंगे ना, 2006 का जो ब्लास्ट था उसमें तमाम मुस्लिम आरोपी थे, उनकी जमानत हो गई। माननीय शरद पवार साहब ने उसी वक्त कहा था कि इंक्वायरी का दायरा बड़ा करना चाहिए और मुस्लिम समाज से हट करके दीगर जो भी तंजीमें इस तरह का काम काज करती है उनको भी इंक्वायरी के दायरे में लाना चाहिए। 2008 का ब्लास्ट हुआ और 2008 के ब्लास्ट में जो गाड़ी पकड़ी गई 2 व्हीलर, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी। वहां से फिर जो है इनकी इंक्वायरी शुरू हुई तो उसमें कर्नल पुरोहित, असीमानंद वगैरह लोग आए। जाहिर बात है 2008 में जो गवाह थे, आज अगर गवाह ये बोल रहे हैं कि एटीएस का हमारे ऊपर दबाव था कि हम जो है योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश कुमार का नाम लें, तो सवाल ये पैदा होता है कि 2008 से आज 2021 13-14 साल हो गए। इन 13-14 साल के अंदर जो है उन्होंने एटीएस का दबाव खत्म होने के बाद क्यों ये बयान नहीं दिया था? आज जब जो है जजमेंट आना है, फैसले का वक्त आ रहा है, तो हमेशा इस तरह होता रहा है कि फैसले के वक्त गवाह लोग मुकर जाते हैं, अपने बयान से मुनहरिफ हो जाते हैं। हम इसको उसी पस मंजर में देखते हैं, इसलिए हम टाइम के साथ बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप तो इसमें हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सर। जब सिक्योरिटी की बात होती है या किसी भी धमाके की बात हो, आपने जिस तरीके से कम्युनिटी की बात की सर, उसकी क्या गुंजाइश है? मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ वो सवाल सीधा सा है। जब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि इसकी टाइमिंग क्रूशियल है, टाइमिंग से मतलब आपका क्या? आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि गवाह के मुकर जाने से, सुन लीजिए मुफ्ती साहब, मुफ्ती इस्माइल सुन लीजिए मेरी बात प्लीज, गवाह के मुकर जाने से वोटों का पोलराइजेशन किस तरह से होगा? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ। नहीं, बात यह है कि जब आज हमारे देश में 5 स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के मौके पर जब इस तरह का ये मुद्दा उठाया जाता है तो उससे चुनावी फायदा उठाना पेशे नजर होता है। आज जो है बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो आज 14 साल के बाद जो है गड़ा मुर्दा उखाड़ करके वो सियासी फायदा और सियासी जो है फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो हम तो बोलेंगे ना, अगर इलेक्शन नहीं होता तो हम इलेक्शन नहीं बोलते, इलेक्शन है तो हम इलेक्शन बोलेंगे। इलेक्शन है तो इलेक्शन बोलेंगे, अगर इलेक्शन नहीं होता तो इलेक्शन नहीं बोलते। लेकिन मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि पोलराइजेशन कैसे हो जाएगा? एक गवाह के मुकरने से आपको क्यों लग रहा है कि चुनाव के साथ इसको कनेक्ट किया जा सकता है? क्या ये देखकर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। गवाह अपने बयान से मुकरते हुए ये कहता है कि मेरे ऊपर एटीएस ने दबाव डाला था कि मैं योगी आदित्यनाथ और इसी तरह जो है इंद्रेश कुमार का नाम लूं,
तो आज वो ये बयान क्यों दे रहा है? ये 14 साल के दरमियान उसने ये बयान क्यों नहीं दिया? एटीएस का दबाव अभी तक उसके ऊपर था, ऐसा तो नहीं है। अब जब इलेक्शन आया है और इस तरह की बात सामने आ रही है तो हम तो बोलेंगे ना कि इलेक्शन में चुनावी फायदा उठाने के लिए ये सब जो है धड़ाक फैलाया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, चुनावी फायदा उठाने के लिए ये सब किया जा रहा है, बीजेपी को लगता है उसे नुकसान होगा, इस तरह से बीजेपी इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अदिति जी, मालेगांव बमकांड की सुनवाई कर रहे अदालत में गवाह को जब गवाही के लिए बुलाया जाएगा तभी तो अपनी गवाही देगा। तो अब गवाही दर्ज करने के लिए ये कुछ दिनों में AIMIM, कांग्रेस, सपा, बसपा, इस तरह की जो पार्टियां हैं वो चुनाव के दौरान जो है मुझे लगता है न्यायिक प्रक्रिया को भी बंद करने का काम कर देंगी। न्यायिक प्रक्रिया के तहत गवाह, और ये आज की बात नहीं है, 2007-8 में भी साध्वी प्रज्ञा की तरफ से, स्वामी असीमानंद की तरफ से, कर्नल पुरोहित की तरफ से ये बारंबार कहा गया कि पूजनीय सरसंघचालक समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम नेताओं को इस केस में फिक्स करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये पहले भी कहा गया। असीमानंद जी वाले मामले में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में बाकायदा सफदर नागौरी का बयान दर्ज हो चुका था कि इसमें लश्कर तोयबा का हाथ है। उसके बाद उस केस को पलटा गया और असीमानंद को फंसाया गया और कालांतर में स्वामी असीमानंद को भी कहा गया था कि आप संघ के नेताओं का नाम लीजिए, और स्वामी असीमानंद ने उस समय भी ये बात कही थी। उन्होंने जो रिट्रैक्शन फाइल किया था उसी तरह से आप देखिए जो सातत्य है कि आप 2008 में 26/11 की घटना के समय कलावा बांध कर आए अजमल कसाब और उसके साथियों को जस्टिफाई करने के लिए दिग्विजय सिंह ने अजीज बर्नी से पहले ही किताब लिखवा दी थी कि आरएसएस का हाथ है, और उसमें भी संघ को फंसाने का प्रयास किया गया था। डेविड कोलमैन हेडली ने बाकायदा शिकागो की अदालत में यह बयान दिया कि सोनिया गांधी के करीबी महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट सिद्ध विनायक मंदिर गया और कलावा खरीदवाया था। तो किस तरह से ये इसको हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने के लिए, हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने के लिए लश्कर तोयबा से ज्यादा हिंदू आतंकवाद खतरनाक है, यह बात अमेरिकी राजदूत से श्रीमान राहुल गांधी ने ही कही थी ना। और भगवा आतंकवाद की थ्योरी श्रीमान राहुल गांधी, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम, श्रीमती सोनिया गांधी, शरद पवार यही लेकर आए थे ना। ये सत्य है कि नहीं है? और ये जब सारे मामले सामने हैं तो आप हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का आपका जो षड्यंत्र है, जब उसका पर्दाफाश हो चुका है तो चुनाव चिल्ला रहे हैं आप। नहीं, लेकिन टाइमिंग पे तो सर सवाल है, वही टाइमिंग को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं, टाइमिंग से जुड़ा हुआ उनका सवाल है। तहसीन पूनावाला, हाँ, लेकिन गवाही कब दर्ज होगी? सर आपने अपना पॉइंट रख लिया, आपने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में अगर अब अगर गवाह को पेश होना था तो इसका चुनावी कनेक्शन कैसे हो सकता है? अब अपनी बात रख चुके हैं सर, दर्शकों ने सुनी आपकी बात। तहसीन पूनावाला, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश, और इस साजिश का आरोप डॉक्टर संबित पात्रा द्वारा भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा राहुल गांधी और उनकी टीम द्वारा किया गया। सबसे पहले अदिति जी, अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे तो वो मेरे मित्र और इस मुल्क के लिए शहीद हुए हेमंत करकरे जी पर लगा रहे, तो ये इस मुल्क को सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए क्या एक शहीद पे इस तरह के आरोप लगाएंगे। क्योंकि मैं अपने मित्र को जानता था, वो इस देश के लिए उसने शहादत दिए, वो कोई किसी को फंसाने का काम नहीं करेगा। दूसरी बात, मैंने बार बार आपकी शो पे दिया, क्योंकि बार बार आप मुझे आपके शो पे आने का मौका देती है, मैंने बार बार आपके शो पे कहा है कि कोई हिंदू आतंकवाद नहीं है, लेकिन संघ आतंकवाद है। और इसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ। सुनील जोशी से लेके देवेंद्र गुप्ता, भवेश पाटिल जो कॉन्विक्ट हुए अजमेर शरीफ बॉम्ब ब्लास्ट में। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ 2 चीज बताकर आपके दर्शकों को। सबसे पहली बात, ये आदित्यनाथ जी का अभी ये सिर्फ एक जुमला निकला है चुनाव को लेकर, इसलिए क्योंकि मेरे मित्र हेमंत करकरे जी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट चार्जशीट महाराष्ट्र में और उसके बाद जो एनआईए ने फाइल की, कहीं पर भी आदित्यनाथ जी का नाम था ही नहीं। जब नाम था ही नहीं तो किस तरह से षड्यंत्र होगा उसका नाम बीच में डालने के लिए। दूसरी बात, प्रज्ञा ठाकुर को अरेस्ट करने वाले सबसे पहले मेरे मित्र हेमंत करकरे जो इस मुल्क के लिए शहीद है वो नहीं थे। सबसे पहला उसे अरेस्ट करने वाली शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश की पुलिस थी, जब वो आरोपी थी सुनील जोशी के मर्डर में। वो उन्होंने उसको अरेस्ट किया राजस्थान एटीएस के चार्जेस पर। राजस्थान एटीएस उस वक्त सीधा वसुंधरा राजे के नीचे थी। उन्होंने उसका फोन टैप किया और उसने
12 अक्टूबर को एक मीटिंग की थी जिसमें उसने बॉम्ब ब्लास्ट का षड्यंत्र किया था और टैपिंग के रिकॉर्ड्स भी है। इसके बाद क्या हुआ, रोहिणी सलियान ने एनआईए कोर्ट में क्या कहा, किस तरह से दबाव डाला विटनेसेस पे, रोहिणी सलियान पे कि केस को वीकन किया जाए, ये आप सब जानते हो। लेकिन ये हम सबको सोचना चाहिए कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे आतंकी, जो आरोपी आतंकी, क्या उसके लिए हम मेरे मित्र हेमंत करकरे जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए उसको बदनाम कर सकते हैं? ये हमें सोचना चाहिए। प्रेम शुक्ला, देखिए इनका जो है सारा मामला गोल मोल करके बता रही है। ये सत्य नहीं है क्या कि राहुल गांधी ने कहा था कि लश्कर ए तोयबा से अधिक हिंदू आतंकवाद खतरनाक है? क्या ये सत्य नहीं कि 26/11 की अजीज बर्नी की पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कलंकित करने का प्रयास श्रीमान दिग्विजय सिंह ने किया था? क्या ये सत्य नहीं कि भगवा आतंकवाद शब्द जो है सुशील कुमार शिंदे ने क्वाइन किया था? क्या यह सत्य नहीं है कि बारंबार हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से सुनियोजित ढंग से हुआ था? और अगर आप संघ को आतंकवादी कहते हैं तो 10,000 चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या कराने वाले नेहरू को भी आतंकवादी कहना पड़ेगा। तब तो जो है तो साधुओं पर गोलियां चलाने वाली इंदिरा गांधी को भी आतंकवादी कहना पड़ेगा। तब तो 10,000 सिखों का नरसंहार कराने वाले श्रीमान राजीव गांधी और उनके साथियों को आतंकवादी कहना पड़ेगा। तो कितने कांग्रेस प्रेरित आतंकवाद। और कांग्रेस का तो पहला इस देश में 1978 में विमान अपहरण हुआ, कांग्रेस के देवेंद्र पांडे ने किया और बाद में देवेंद्र पांडे को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने रिवार्ड देकर मंत्री बनाया। तो कांग्रेस आतंकवादियों की पार्टी है। श्रीमान राजीव गांधी की हत्या में प्रत्यारोप लगा रहे, जवाब ले लीजिए तहसीन पूनावाला। मुझे एक लाइन, ये तो सबके सामने है। एक ही लाइन। प्रेम भाई भाजपा के प्रवक्ता है, प्रेम भाई इस प्रश्न का उत्तर दे कि सनातन संस्था और अभिनव भारत क्या ये एक आतंकवादी संगठन है या नहीं है? सनातन संस्था पे 2016 में जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उस पर रेड हुआ, वहाँ पे ड्रग्स मिले उनके आश्रम, पनवेल के आश्रम में। 2018 में बम मिले, उस बम से ये उनकी साजिश थी कि मुंबई और पुणे में बम ब्लास्ट कराते। ये बम ब्लास्ट ये दूसरों पर दिखा, एक दूसरे विशेष गट ने बम ब्लास्ट किया और गोवा में भी उन्होंने प्रयत्न किया। ये जो सारे आज मुझ पर आप विश्वास मत कीजिए, आपके दर्शकों को अब मैं कहता हूं आप सनातन संस्था और अभिनव भारत की वेबसाइट पे जाइए, देखिए वो हमारे संविधान के बारे में क्या कहते हैं। जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से जवाब लीजिए कि ऐसे लोगों को हम ठीक काउंटर लीजिए। मेरा तहसीन पूनावाला से प्रश्न है, मेरा तहसीन पूनावाला से प्रश्न है कि 10,000 ब्राह्मणों की हत्यारी कांग्रेस आतंकवादी है कि नहीं है? 10,000 सिखों की हत्यारी कांग्रेस आतंकवादी है कि नहीं है? राजीव गांधी की हत्याकांड में पकड़े गए कांग्रेसी के कारण डीके कार्तिकेयन जो उस समय एसआईटी के चीफ थे, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या इसके कारण कांग्रेस आतंकवादी है कि नहीं है? कृपा करके मुझे बताइए कि विमान अपहरण करने वाले देवेंद्र पांडे के कारण क्या कांग्रेस आतंकवादी संगठन है कि नहीं? तहसीन पूनावाला 20 सेकेंड्स। आप सिर्फ ये पढ़िए कि राजेंद्र प्रसाद जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 दिसंबर 1948 को आरएसएस के बारे में क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि दी आरएसएस प्रैक्टिसेस वायलेंट मेथड्स टू प्रमोट फैसिज्म। उत्तर दीजिए दर्शकों को हिंदी में भाग रहे हैं। मैं बता रहा हूं मैं पूरा उत्तर दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरा उत्तर दे रहा हूं। आरएसएस के पास सुनिए ना, आरएसएस जवाब ही नहीं। प्रेम शुक्ला जी उनको जवाब पूरा होने दीजिए सर, मुझे दूसरे पैनलिस्ट को मिलाना है इस डिस्कशन में प्लीज। दूसरे पैनलिस्ट को मिलाना है, मुझे भी जवाब देने का अवसर दीजिएगा। देश के पहले राष्ट्रपति से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर आज तक आप मुझे बताएं आरएसएस के अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? इन्हें फॉरेन फंडिंग कहां से मिलती है? इनको जमीन कहां से मिलती है? संगीत रानी, आप ये सारी चीज के हिसाब दीजिए, इनके मेंबर्स का रिकॉर्ड क्यों नहीं? बताइए सब चीज। पहली बात तो कि आरएसएस को जमीन कहां से मिलती है? 70 साल तो कांग्रेस पार्टी ही शासन में थी, उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि आरएसएस को जमीन कहां से मिली है। फंडिंग जो है वो तो उनको पूछना चाहिए, कायदे से तो उनको नेहरू जी की मृत आत्मा से उनको पूछनी चाहिए कि आरएसएस यदि ऐसा ही संगठन है तो नेहरू जी ने क्यों गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेने के लिए आरएसएस को आमंत्रित किया? यदि आरएसएस इतना ही प्रतिबंधित संस्था और एक्सट्रीमिस्ट है तो श्रीमती गांधी क्यों सलाह लिया करती थी आरएसएस से, हमेशा संपर्क में क्यों रहा करती थी? ये भी उनको अपने कांग्रेस पार्टी से ही पूछना चाहिए। सरदार पटेल जो है वो आरएसएस को एक देशभक्त संगठन कहते थे। जहां तक नेहरू जी की बात है, नेहरू जी तो राजेंद्र बापू के जब मृत्यु हो गई तो अपने उपराष्ट्रपति को उनके मृत्यु के ये में शरीक होने से मना कर गए थे। पटेल की मृत्यु बंबई में हो गई और नेहरू नहीं चाहते थे कि राधाकृष्णन जाए वहां पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनमें शरीक हों,
कोई भी शरीक नहीं हो, तो ये तो नेहरू के भी चरित्र पर पूछा जाना चाहिए कि ऐसा घृणित व्यवहार उन्होंने अपने ही समकालीन नेताओं के खिलाफ क्यों किया। लाल जो है वो राजेंद्र बाबू की मृत्यु जो है वो यदि दिल्ली में हो जाए तो उनके लिए जो है वो गांधी जी के बगल में जमीन देनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या क्या दिल्ली के मेयर के साथ किया है, यह भी पब्लिक डोमेन में रागी जी, आप थोड़ा सा मुद्दे पे रहेंगे तो बेहतर होगा। आज का मुद्दा जो है, जो गवाह द्वारा कहा गया है सर, अगर हम उस मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर होगा। दानिश कुरैशी, जल्दी से एक कमेंट आपका, और कमलेश राय प्लीज जल्दी। नहीं, चूंकि देखिए, मैं तो अदिति जी सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा कि आज ये कहा जा रहा है कि उस वक्त की जो सरकार थी, उस वक्त की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी, उसने दबाव बनाया इनके नाम देने के। इसका मतलब यह है कि आज की जो एजेंसी है वो ईमानदारी से पिछले लोगों का नाम दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अगर 2024 में केंद्र की सरकार फिर बदल गई तो क्या इस देश में अब इंसाफ सरकार कौन आई है उसके मुताबिक होगा या भारत के कानून के मुताबिक होगा? सबसे पहला तो इसका जवाब होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जो गवाह जो है वो बीजेपी से चाहते हैं या कांग्रेस से चाहते हैं, क्योंकि आपका सवाल दोनों की तरफ डायरेक्टेड है। बिल्कुल दोनों से ही चाहते हैं हम कि होगा क्या, क्योंकि इसमें जो लोग शहीद हुए हैं क्या उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? या आरोप प्रत्यारोप में कभी कोई ये कहेगा कि इनके नेताओं के नाम लेने थे, कभी वो कहेगा कि उनके नेताओं ने ये किया। इसमें जो लोग शहीद हो गए वो कहां है? क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? या फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कोर्ट ये कहेगी कि जिन्हें आप लेकर आए ऑलमोस्ट वो स्ट्रक्चर तो बना चुके, इन्होंने गुनाह नहीं किया, अब अगर वो आजाद हो जाएंगे तो फिर किसी ने तो ब्लास्ट किए। कौन है वो लोग? जिस तरह कमलेश राय, शिवसेना इस सब के बीच कहां खड़ी है? एक तरफ आपका अलाय है, बीजेपी उसी को लेकर हमलावर है, शिवसेना कहां है? देखिए, शिवसेना का एक ही मुद्दा है, चाहे हिंदू आतंकवादी हो चाहे मुसलमान आतंकवादी हो, वो दोनों का हम विरोध करते हैं। लेकिन इतने दिन के बाद आज योगी जी कह रहे हैं कि उनका भी नाम लिया जा रहा था, तो उस समय के जो जितने पुलिस डिपार्टमेंट है, IAS IPS अधिकारी वहां पे बैठे थे, वही लोग उसकी जांच कर रहे थे, कोई पार्टी तो जांच कर नहीं रही थी। तो उस समय दूध का दूध पानी का पानी तभी पता चल जाता। 8-10 साल के बाद आप चुनाव आया है, सारी चीजों में विफल होने के बाद आप न 100 स्मार्ट सिटी बना पाए, न 2 करोड़ रोजगार दे पाए, तो आज जनता में जाके हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगना है। इसलिए उन चीजों का गड़े हुए मुर्दा उखाड़ के और उनके नाम उनकी बातें करके सहानुभूति बटोरना चाह रहे हैं। ऐसी राजनीति, ऐसा दिख रहा है, इसके पीछे कोई सत्यता नहीं दिख रही है। ठीक है, प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं काम के मोर्चे पर फेल, इसीलिए सिंपैथी कार्ड, सहानुभूति कार्ड। अदिति, मैं किस पर विश्वास करूं? शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे कहते थे कि साध्वी प्रज्ञा को शरद पवार ने जानबूझकर फंसवाया है सोनिया गांधी के इशारे पर। यह मेरा कहना नहीं है, श्रीमान बाला साहब ठाकरे अपने जीवन काल में ये कह रहे थे। तो कमलेश राय की बात को शिवसेना की बात मानूं या शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे जो कह गए उसकी बात को मानूं? और उन्होंने ये भी कहा था आखिरी रैली में, 2012 विजयादशमी की रैली, तब श्रीमान कमलेश राय कांग्रेस में हुआ करते थे, इसलिए संभवतः इनको याद नहीं हो। उस समय जो है उन्होंने कहा था कि अहमद मियाँ के इशारे पर जिस तरह से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई, उसके कारण ये पंचक श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्री रॉबर्ट वाड्रा और अहमद मियाँ पटेल, उन्होंने अहमद मियाँ पटेल कहा था, इसलिए मियाँ में जोर देकर कह रहा हूं, ये सब जो है हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वाले लोग हैं और भारत के लिए। ठीक है सर, आप खुद को रिपीट कर रहे हैं, जल्दी से 20 सेकंड्स तहसीन पूनावाला और 30 सेकंड संगीत रागी, जल्दी, मेरे पास समय की कमी है, सॉरी जी। थैंक यू अदिति जी। जिस व्यक्ति ने कहा कि संघ टेरर है, आरके सिंह, आज भाजपा में वो मंत्री, आज भी उस बयान पर कायम है। कृपा शंकर सिंह जो तस्वीर है, जो बुक रिलीज कर रही, कृपा शंकर सिंह जिसने उस बुक को रिलीज किया, जिसने कहा कि 26/11 RSS ने किया, वो आज बीजेपी में। यानी कि बीजेपी सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी है और इस वक्त इस शो पे मेरे मित्र और इस देश के शहीद हेमंत करकरे का अपमान कर रही है। संगीत रागी जी, देखिए, मालेगांव ब्लास्ट के बारे में सबको पता था कि मालेगांव ब्लास्ट में हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं था। ये सारा विमर्श जो है वो कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ विमर्श है, ताकि चूंकि एक दुनिया भर में एक इस्लामिक आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद दुनिया की एक सच्चाई है। इस देश के अंदर भी इस्लामिक आतंकवाद के मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं
और चूंकि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए था और मुस्लिम समाज की पूरी दुनिया में थूकम फजीहत हो रही थी, बदनामी हो रही थी कि उनके अंदर टेररिज्म फैला हुआ है, उनके अंदर घृणा का घृणा का एक विस्वमन होता है, उसको बराबरी पर कैसे लाया जाए ताकि हिंदुओं का दामन भी उतना ही दागदार है। और स्वाभाविक है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के हितों की बात करती है, आरएसएस हिंदुओं के हितों की बात करती है, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, सर मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.